नमस्कार, बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसमें 3 विधानसभा और 1 लोकसभा का उपचुनाव होना है। लेकिन सूबे की 2 बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस ने अभी से ताल ठोकनी शुरू कर दी है। अब उपचुनाव के मुद्दे भले ही कई हों, लेकिन इस बार का उपचुनाव कोरोना पर ही लड़ा जाएगा, ये अब धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है। क्योंकि जिस तरह से सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के बीच युद्ध स्तर पर काम किया है, लोगों को बचाया गया है, उसको एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश करने की सरकार की तरफ से कोशिश है। लेकिन कांग्रेस कोरोना की दूसरी लहर के बीच फैली अव्यवस्था को एक बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। विपक्ष मौत के आंकड़े और ऑक्सीजन की कमी को लेकर सरकार को घेर रहा है। भोपाल में हुई कमलनाथ की बैठक में कांग्रेस ने इसके लिए खंडवा लोकसभा क्षेत्र और पृथ्वीपुर, रैगांव, जौबट में बूथ प्रभारी बनाने की बाकायदा तैयारी भी कर ली है। ये बूथ प्रभारी जनता के बीच में जाकर कोरोना काल में हुई सरकारी लापरवाही के खिलाफ प्रचार करके राज्य सरकार के खिलाफ माहौल को बनाएंगे। लेकिन बीजेपी ने भी कांग्रेस की चाल को भांपकर बचाव में अपनी ओर से जनता में बांटने के लिए बुकलेट्स को छपवा दिया है। इसमें बीजेपी कोरोना के 15 महीनों में सरकार की ओर से किए गए अच्छे काम का प्रचार करेगी। तो अब जाहिर है कोरोना के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेरने के टारगेट में है, तो फिर वहीं बीजेपी बुकलेट के जरिए सीएम का बचाव करती हुई नजर आएगी। तो आज बड़ी बहस इसी मुद्दे पर होगी, बात ये भी होगी। लेकिन उससे पहले कांग्रेस का इसको लेकर के क्या कुछ कहना है, आइए आपको ये सुनवाते हैं। बताएं, कोरोना काल में किसके घर की महिलाएं निकली, जिनके घर की महिलाएं निकली वो शायद लौट भी नहीं पाई। आज हमारी मांडवी चौहान आज हमारे बीच में नहीं, हम श्रद्धांजलि देने आए। आज वो होती तो मुझे अध्यक्ष का भार नहीं लेना पड़ता, मैं दूसरे काम करती। तो आज वो काम करते करते ही यहाँ से दमोह के चुनाव के कारण ही वो आज हमारे बीच में नहीं है। ब्रजेंद्र राठौर नहीं है, कलावती भूरिया नहीं है, ऐसे बहुत से लोग, अनगिनत नाम है, मैं नाम फहरिस्त गिनाऊं तो महिलाएं सड़क पे निकलेंगी। कोरोना काल था, 2 साल से लॉकडाउन था, रोजगार खत्म हो गए थे, खाद्यान्न जो बोला गया था आवंटन वो खाद्यान्न नहीं हुआ। आपको किसी के घर में जो नोटबंदी कर दी, महिलाओं का पैसा पहले ही खत्म कर दिया था। महिलाओं के उत्पीड़न, महिलाओं के ऊपर कितने अत्याचार, आप 2 साल में सड़कों पे कैसे निकलते? अब सड़क पे निकलने का समय आया है। आप बताएं, कोरोना का तो सुना आपने कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर के अब जनता के बीच में जाकर के इस मुद्दे को रखने की कोशिश है। क्योंकि उपचुनाव है और उपचुनाव में चाहे एक लोकसभा क्षेत्र की हम बात करें या अन्य 3 विधानसभा क्षेत्रों की, सभी जगहों पर अब कांग्रेस के द्वारा कोरोना मिसमैनेजमेंट को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। तब कांग्रेस जहां बीजेपी की कोरोना काल में नाकामियों को गिनाने की बात कह रही है, तो फिर वहीं बीजेपी नेताओं का इसको लेकर के क्या कहना है, ये भी सुनिए। कि आंकड़ों की बाजीगरी कांग्रेस बंद करे। कांग्रेस अपने 15 महीने के कार्यकाल को लेकर हमसे बातचीत कर ले, जनता वही कंपेयर करेगी। हमारा 15 साल का कार्यकाल, उनका 15 महीने का कार्यकाल जिसमें भ्रष्टाचार हुआ, और उसके बाद हमारा 15 महीने का कार्यकाल, ये सुनिश्चित करता है कि भारतीय जनता पार्टी ने हर मुद्दे पर मध्य प्रदेश को मजबूत किया है। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो, चाहे इस मध्य प्रदेश में विकास और कल्याण की राजनीति को आगे बढ़ाने की बात हो। देखिए, कांग्रेस उपचुनाव में कोरोना को यदि मुद्दा बना रही है तो ये दुर्भाग्य है। महामारी पूरे विश्व में आई और उस विश्व की में आई हुई महामारी से निपटने के लिए हर देश की सरकारों ने काम किए, प्रदेश की सरकारों ने काम किए। हमने प्रयत्न किया कि हम मानवता को बचा सकें। लेकिन कांग्रेस अगर इसे चुनावी मुद्दा बना रही है और कांग्रेस के कार्यकर्ता यदि घर घर जाएंगे, तो मैं समझती हूं कि अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारेंगे। क्योंकि वो जिस घर जाएंगे उस घर की बहन निकलेगी और उस हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी घर घर जाए, दस्तक दे, लेकिन उसके लिए उनके पास कार्यकर्ता होने चाहिए, जन जागरण होगा, राजनीति होगी, लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये सब बातें ट्विटर के माध्यम से कहती है, मीडिया में कहती है, उनके पास है कुछ भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से कोविड में काम करके दिखाया, अनुकरणीय काम हमारा था, पूरे देश में उसकी सराहना हुई है। लगातार जिस तेजी से ऑक्सीजन और इंजेक्शन की व्यवस्था हमने करी है, इस बात को लगातार सराहा जा रहा है। निश्चित रूप से ये त्रासदी थी, महामारी थी, उसके बाद भी हम लोगों ने ताकत से इसको जुटकर जीता है। कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती रहे, उतना ही हम मजबूत होते जाएंगे। आकाश विजयवर्गीय को लेकर
तो कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर के सरगर्मियां बेहद तेज हैं, लेकिन हाँ, ये बिल्कुल तय हो रहा है कि इस बार का ये जो उपचुनाव होने वाला है ये कोरोना के इर्द गिर्द जरूर रहेगा और कोरोना एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। और आज इसी पर हम लोग भी बड़ी बहस करते हैं। दो मेहमान फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। गोविंद मालू जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। गोविंद मालू जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। अब्बास हफीज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। अब्बास हफीज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। गोविंद मालू जी, आपसे मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से और अब बाकायदा ये तो जिम्मेदारियां भी दी जा रही हैं और खंडवा में विशेष फोकस करते हुए ये जिम्मेदारी प्रभारियों को सौंपी जा रही हैं कि कोरोना काल के बीच में जो परिस्थितियां बनी वो जाकर के जनता को बताया जाए और ये बताया जाए कि सरकार कितना नाकाम रही है इस कोरोना काल के दौर में। कैसे देखते हैं इसको और क्या इस बार के उपचुनावों के अंदर कांग्रेस जो मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है उससे आपको नुकसान होगा? मालू जी, आपका पहला रिएक्शन मैं चाहूंगा। बीमारी से जूझे, जो बीमारी से लड़े, उससे जीत कर आए। कई लोगों ने अपने अपनों को खोया, उस पर आज जरूरत है कि उनके घाव पर मरहम लगाएं। सरकार ने पूरी तरह से ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट और ट्रैकिंग, ये तीनों मुद्दों पर अपनी भूमिका बखूबी निभाई है। निःशुल्क इलाज से लेकर, कोरोना नियंत्रण से लेकर, टेस्टिंग से लेकर और उसके बाद उपचार की निःशुल्क व्यवस्था के बाद जो मजदूर, पथ विक्रेता, उनको जो सहायता देना है, गरीब कल्याण के लिए अन्न देना। चलिए गोविंद मालू जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। आपकी ऑडियो में कोई डिस्टर्बेंस है, मुझ तक आपकी ऑडियो क्लियर नहीं पहुंच रही, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। अब्बास जी का मैं तब तक रुक कर लेता हूं, मैं आपकी ऑडियो सही करवाता हूं। अब्बास हफीज जी, जो मुद्दा बता रहे हैं आप लोग या फिर कांग्रेस जिस बात को लेकर के आगे चलने वाली है, जिसमें कोरोना का मिसमैनेजमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आप लोग प्रदेश के अंदर यहां जनता को बताने वाले हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि अच्छा है आप जाएं, लोगों को बताएं जाकर के, तभी पता चलेगा कि असल में सरकार ने क्या किया है और आपकी स्थिति क्या है। कैसे देख रहे हैं इसको? क्या आपको लग रहा है कि आप कन्वे कर पाएंगे जो करने की कोशिश कर रहे हैं? अब्बास जी। हमें आयुष जी कोई भी चीज़ कन्वे करने की ज़रूरत नहीं है। जनता भोली भाली ज़रूर है, लेकिन जनता मूर्ख नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी उसको ये समझती है, जनता को मूर्ख नहीं बना सकती भारतीय जनता पार्टी। कोरोना मुद्दा बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई बनाना चाहता। कोरोना काल अपने आप में एक मुद्दा है। सरकार से प्रत्यक्ष तौर के ऊपर जनता सवाल कर चुकी है। जनता क्या, इनके भाजपा के कार्यकर्ताओं की खबरें आई कि ऑक्सीजन के अभाव के अंदर उनकी जान चले गई। जिनको प्रधानमंत्री फॉलो करते थे ट्विटर पे, ऐसे लोग, ऐसे कार्यकर्ता खत्म हो गए ऑक्सीजन के अभाव के अंदर। वो महामारी हम सब ने देखी है, अभी भी चल रही है। उसमें भाजपा ने क्या किया, सरकार ने क्या किया, जनता के सामने। तो ये तो सीधे सीधे जनता के सवाल हैं, जनता के मुद्दे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी सिर्फ इस पर केंद्रित होगी? तो जाहिर सी बात है नहीं, सारे मुद्दे हैं हमारे पास, मुद्दों की कमी तो है नहीं। जनता को न्याय दिलाना है, जनता को उनका अधिकार दिलाना है और जनता ने जो भुगता है उसको दुरुस्त करना है। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे लिए, सामने नहीं है। दाल चावल की कीमतें आसमान छू रही हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर की सब्सिडी कहां पहुंच चुकी है? आपको हमसे खत्म हो चुकी है। 2-2, 3-3 रुपये लोगों के खातों के अंदर आते हैं, दुगनी हो गई है एलपीजी। ऐसे ही आज घर चलाना मुश्किल हो गया, गृहिणी जो हमारी बहनें हैं उनका। तो ये सारे के सारे मुद्दे हैं। बच्चों के भविष्य अंधकार के अंदर है। स्कूल कॉलेज खोलने की कोई व्यवस्था बनाई नहीं है। जो हमारे 10वीं से 12वीं के छात्र हैं उनको दूसरे देश जो है वैक्सीनेट कर रहे हैं, यहाँ हमारे बड़ों को वैक्सीनेट नहीं कर पा रही है भाजपा की सरकार। कोरोना वैक्सीन की दिक्कत है। मुद्दों की कमी नहीं है, मुद्दे इतने हैं। किसान आत्महत्या कर रहा है, देश का युवा आत्महत्या कर रहा है। ऐसी सरकार जो अपना भरोसा खो चुकी है, वो अगर ये कहे कि आप जाइए, घर घर जाइए, अच्छा जनता को पता चलेगा, तो ये उनका अहंकार है। जिस अहंकार को जनता तोड़ेगी। जनता ने अपनों की लाशों तक बहते हुए देखा है। तो ये अब कोई मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने आप में सबसे बड़ा मुद्दा है देश का। जनता के सवाल है। कांग्रेस पार्टी मैसेंजर है, डाकिया है। सवाल इनके पास लेके जाएगी, जवाब इनको चाहिए, देना चाहिए। नहीं देंगे, जनता जानती है। मालू जी, जवाब दें। देखिए, लोगों को मनोबल तोड़ने का जो प्रयास कांग्रेस ने लगातार पैंडेमिक में भी किया, कई सारे फिजूल के बेसिल के मुद्दे उठाए। जनता सब समझती, जनता अपने अनुभव से देख रही है। कांग्रेस के चश्मे और कांग्रेस के नजरिए और कांग्रेस की भाषा जनता नहीं बोलती है। कांग्रेस को तो उन्होंने 60 साल तक देखा है। अब जो उनके दुख में सहभागी रहे हैं, साथ खड़े रहे हैं, पूरे विश्व की पैंडेमिक को देखा है और हमारे यहाँ की व्यवस्था को देखा है। कोविड नियंत्रण की जो रणनीति थी उसमें मध्य प्रदेश का मॉडल देश में सराहा गया, ये भी लोगों ने अनुभव किया है।
ठीक है, ये महामारी है, इसमें कितना नुकसान कहाँ पर होगा इसका अनुमान भगवान भी नहीं लगा सकता, तो हम क्या विश्वास हैं, लेकिन हमने पूरी तरह से अपनी रणनीति को अंजाम दिया है, लोगों के जीवन को बचाया है। कांग्रेस ने केवल मनोबल तोड़ा है, उनको हार, उनको भय, उनको संत्रास, उनको दुख बस ये दिया है। जबकि उस समय किसी भी चिकित्सक से पूछिए तो वो कहता था कि आप घबराइए मत, आप डरिए बिल्कुल मत, आप मनोबल रखिए, आप ठीक हो जाएंगे। कि मनोबल डराने का काम है या मनोबल बढ़ाने का काम है? मैं समझता हूँ कांग्रेस को ये बीमारी और मौत पर कोई राजनीति नहीं करना चाहिए। नहीं, लेकिन मालू जी उन्होंने कहा कि ये तो एक मुद्दा है ही, मालू जी उन्होंने कहा ये तो एक मुद्दा है ही, इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं देश के अंदर, चाहे किसान का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, वो उस मुद्दे को भी लेकर के जाएंगे। लेकिन कोरोना के अंदर जिन लोगों की जान गई या कोरोना के अंदर जिस तरीके की भी स्थितियां बनी, वो तो जनता खुद ये सवाल पूछ रही है, इसलिए उनके लिए तो उसको कन्वे करना बहुत आसान है। वो इस बात को कह रहे हैं। गोविंद मालू जी, मैं चाह रहा हूं उसका जवाब दें। जनता तो अपने अनुभव से समझती है, अपने अनुभव से अभिव्यक्त करती है, अपने अनुभव की जो उनको जो भी उनके मन में उसकी पीड़ा है या उनको खुशी है या उनको संतुष्टि है, उस बात को वो अच्छी तरह जानती है और उसकी अभिव्यक्ति भी करती है। देखिए, हम लगातार जनता से आंखें चार करते रहे, हमने आंखें चुराई नहीं। हमारा कार्यकर्ता, हमारा जनप्रतिनिधि, हमारी सरकार लगातार जनता के बीच में रहे, जनता के सरोकार के साथ उन्होंने तालमेल रखा और गरीब कल्याण की को शीर्ष पर रखा, सामाजिक सरोकार को शीर्ष पर रखा। कांग्रेस को निश्चित रूप से मुद्दे, उतनी विपक्ष है, उनको अपनी बात कहना चाहिए, लेकिन बात वही गले उतरेगी जो लोगों के मन भाएगी, जो लोगों को एहसास जिसका होगा। जिसका एहसास ही नहीं होगा, कांग्रेस शोर मचाती रहे, चिल्लाती रहे, क्योंकि जो लोग यहाँ देश में 60 साल निर्बाध शासन करते रहे, मध्य प्रदेश में 50 साल करते रहे, उन लोगों की प्रशासकीय प्रणाली 15 महीने फिर देख लिए, वो सब जनता समझती है। जनता ठीक है, अब्बास हफीज जी मुद्दा बनाते रहिए, जनता सब देख रही है। मैं चाह रहा हूं जवाब दें। उनके लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, क्योंकि जिसको आप मुद्दा बना रहे हैं उसी को वो अपनी अपॉर्चुनिटी बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बाकायदा एक बुकलेट जारी कर दी, उन्होंने बताया उन्होंने कोरोना काल में क्या काम किए हैं। आप कह रहे हैं कि इन्होंने किया नहीं, वो तो बुकलेट जारी करके बता रहे हैं। अब्बास हफीज जी, यही उपलब्धि इन्होंने दमोह चुनाव के अंदर बताई थी। दमोह चुनाव के दौरान इनका बड़ा दावा था कि सरकार का लिटमस टेस्ट हो जाएगा यहाँ पर, अगर हमने काम किए हैं जनता चुनेगी, हमने काम नहीं किए जनता नहीं चुनेगी। जनता ने इनको एक तरफ करके रख दिया और जनता ने सीधे सीधे इनको हरा के दिखा दिया सामने। दो कारण है, या तो यह है कि जनता ने दमोह के अंदर इनको पसंद नहीं किया, इनके कामों को पसंद नहीं किया और इनको अच्छे से सबक सिखाया, या दूसरा कारण है कि जयंत मलैया जी की भूमिका कुछ और रही, इनकी भाजपा में दो फाड़ हो गई वहां पर। अब ये इनका निर्णय है कि ये क्या कहेंगे उसके ऊपर। ऐसे ही बड़े बड़े दावे ये आज की तारीख में कर रहे हैं। सत्ता आती जाती कांग्रेस पार्टी ने पिछले 70 सालों में देखी है। बड़ी बड़ी सरकारें हमारी गई हैं, बड़ी बड़ी सरकारें दोबारा बनी हैं। कांग्रेस पार्टी शून्य पर आकर फिर से 100 पर आई है, फिर से 300 के पार लगी है। ये कांग्रेस पार्टी सत्ता के लिए अगर संघर्ष कर रही होती तो आज भारतीय जनता पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ होता। हमारा संघर्ष जनता के जन अधिकारों को दिलाना है, जनता को जनहितैषी जो उनकी सेवाएं, जो उनका अधिकार है वो मिले, वो हमारा हमें सुनिश्चित करना है। जो विपक्ष का काम है वो हम कर रहे हैं। विपक्ष का काम अगर ये कहें कि ये देशद्रोह है, ये राजद्रोह है, ये गलत है, ये गलत कहते हैं कोरोना काल को मुद्दा बनाना बहुत दुखद है। अरे भैया, स्वाइन फ्लू के जमाने के अंदर मनमोहन सिंह जी से इस्तीफा लेते थे, गुलाम नबी आजाद साहब स्वास्थ्य मंत्री थे, उनसे इस्तीफा मांगते थे और कहते थे पूरे पूना में और पूरे महाराष्ट्र के अंदर कि देखिए कांग्रेस पार्टी ने क्या कर दिया, हमें वोट दीजिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी हमें सिखाए नहीं कि हमें क्या मुद्दे बनाना है। भारतीय जनता पार्टी जनता के सामने जवाबदेह है, उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करना हमारा काम है। जनता ने पसंद किया था, 2018 के सत्ता में दिया था, और जितने उपचुनाव, अपनी बात खत्म करूंगा आयुष जी, जितने उपचुनाव हैं दमोह की तरह कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और सिर्फ उपचुनाव ही नहीं, अब देखिएगा नगरीय निकाय आएंगे और साथ के साथ 2023 के अंदर हम सत्ता का परचम फिर लहराएंगे जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए। यह सरकार पूरी तरह से जनता का भरोसा खो चुकी है, आने वाले समय में साफ हो जाएगा। अधिकारी कर्मचारी भी समझ चुके हैं कि इनकी सरकार दोबारा नहीं बननी है, तो वो भी इनके प्रेशर में आके कोई गलत काम नहीं करने वाले। ठीक है, गोविंद मालू जी जवाब दें। देखिए,
जनता ने, मैंने पहले कह दिया कि जनता के बीच में हम रहे हैं, जनता के साथ, जनता के सरोकार के साथ रहे हैं, और जितने भी मुद्दे हमने उठाए हैं, कांग्रेस के खिलाफ भी उठाए, वो जेन्युइन मुद्दे थे, वो लोगों के जहन में थे, और उन्हीं बात को हमने कहा है। स्वाइन फ्लू की जो बात कर रहे हैं, 1 साल से इन्होंने, इनकी सरकार 15 महीने यहाँ रही, जो लेबोरेटरी थी स्वाइन फ्लू के जांच की और टेस्टिंग की, उसको 1.5 साल लग गया, और जब कोरोना की दस्तक आ गई तब तक वो 10 भी टेस्टिंग उसमें नहीं होते थे। हमारी सरकार आने के बाद उसमें टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई गई, हमने और भी टेस्टिंग की। तो सरकार कितना काम करती है, कितना नहीं करती है, कितना भ्रष्टाचार करती है कांग्रेस की सरकारें, ये लोगों को मालूम है, लोगों को इसका इल्हाम भी है, लोग इसलिए हमें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। लेकिन गोविंद मालू जी क्या बताएंगे आप जाके जनता को, क्योंकि महंगाई, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, मालू जी सवाल है ना, ये विपक्ष का सवाल है और ये मुद्दा निश्चित तौर पर उठेगा। मालू जी मुझे बताएं, पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दाम, बेरोजगारी को लेकर के, कोरोना के अंदर ऑक्सीजन की कमी या फिर इंजेक्शंस की कालाबाजारी, ये बहुत सारे ऐसे इशू थे जो सेकंड वेव के अंदर देखे सब लोगों ने, और अभी तक भी उसके इंपैक्ट्स हैं लोगों के अंदर। बताएंगे कैसे, जनता को कन्विंस कैसे करेंगे, क्योंकि जिनके यहाँ इन सारी चीजों की स्थितियां विपरीत हुई या जिन्होंने इसको फेस किया, उसको आप कैसे कन्विंस करेंगे मालू जी? देखिए, ये जो कोरोना का काल था, ये एक संक्रमण का काल था। अब तो मालू साहब से 5 बुकलेट के पॉइंट पूछ लीजिए, क्या उपलब्धि है। देखिए अब हमारी बात हो जाने दीजिए, आपसे बात कर ली ना, हमारी बात हो जाने दीजिए। हमने लगातार जनता के हित में, जो गरीब व्यक्ति था उसको, उसकी प्रक्रिया अभी तक जारी है। 7 तारीख को पूरे प्रदेश भर में एक सामने। देखिए, दूसरी बात यह है कि जहां तक कई सारे मूल्यों की वृद्धि का सवाल है, तो ये तो तात्कालिक हुआ है, और अब वो मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण पिछली सरकारें नहीं कर पाई कांग्रेस की। ये इस पेंडेमिक के कारण जो लॉकडाउन हुआ, जो बाधित हुआ उत्पादन, जो यहाँ से वहां तक परिवहन में बाधित हुआ, इसके कारण जो उपलब्धता कम हुई, उसके कारण हुआ। लेकिन अब वापस वो लाइन पे आ रही। जहाँ तक बाकी मूल्य वृद्धि का सवाल है कि पेट्रोलियम के किस तरह पड़ रहा है उस बॉन्ड का, उसके कारण पेट्रोलियम कंपनियों को वो पैसा चुकाना पड़ रहा है जो इन्होंने उस समय माले मुफ्त दिले बेरहम करके इन्होंने लुटाया। तो ये झूठ का जवाब दूंगा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में मूल्य वृद्धि हुई, उसका भी परिणाम है कि ये इसके कारण हमको ये थोड़ी सी मूल्य वृद्धि लेना पड़ा। चलिए अब्बास जी, लेकिन जनता इस बात को समझती है कि जनता को ही समझाना है। गोविंद मालू जी जनता, और देखेंगे हम लोग भी सब देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि जनता कितना समझी है। ठीक है अब्बास जी, सुनिए मालू साहब, मैं आपके गोविंद जी, अब मैं उनसे जवाब ले लेता हूँ। देखिए आपका सवाल हो गया, उनका जवाब अब अब्बास जी की बात। ठीक है गोविंद मालू जी, आपने अपनी बात रख ली, अब अब्बास जी की बात को सुन लेते हैं। जवाब चाहिए ना, जवाब तो सुनना पड़ेगा, जवाब सुनते हैं। जवाब अरे मालू साहब, आप भी बोलेंगे, आपको मौका दूंगा मैं। अब आप सुन लीजिए, आपने बड़ा आरोप लगा दिया बॉन्ड्स को लेकर। ऐसे शैलो नॉलेज जो होती है नहीं होनी चाहिए, ऊपरी जानकारी लेकर आ जाना गलत बात है। भाजपा के हर नेता के पास यही आज की तारीख में कहा जाता है। ये सिर्फ 30 सेकंड में समझाऊंगा। मनमोहन जी की सरकार ने पेट्रोल की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत बढ़ती थी, बेशक बॉन्ड जारी किए। उन बॉन्ड्स की मैच्योरिटी भी आज की तारीख में होनी है, ये भी हम मानते हैं। उन बॉन्ड्स की वजह से कितना पैसा देना है, 1.5 लाख करोड़ रुपया देना है उन बॉन्ड्स की वजह से, आने वाले 5 सालों में 5 किस्तों के अंदर। मोदी सरकार की जो टैक्सेशन की भारी मार है, उससे मोदी सरकार 3 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष पेट्रोल डीजल पे कमा रही है, मतलब जनता की जेब पे डाका डाल रही है। उन बॉन्ड्स की अगर आप बात करेंगे तो एक ही साल में आप आधी कीमत चुका सकते हैं उनकी, तो बॉन्ड जिम्मेदार नहीं है। बॉन्ड्स की जो बात करते हैं, 1.5 लाख करोड़ रुपया टोटल देना है बॉन्ड्स का। आपकी सरकार 3 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष कमाती है, 1.5 लाख करोड़ रुपया आने वाले 5 सालों में 5 किस्तों में देना है। मेहरबानी करके जनता को मूर्ख मत समझिए, जनता को जनता का फायदा पहुंचाइए। आपके पेट्रोलियम मिनिस्टर से सीखिए कितने ईमानदार हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि भैया ये लूटपाट कम नहीं होगी, सरकार को बहुत सारे काम करना है, हम तो कीमतें बढ़ाएंगे। तो ये अच्छी बात नहीं है, जनता को राहत पहुंचाना आपका काम था। इसीलिए मैं कह रहा हूं, हमारे पास जनता को समझाने के लिए और जनता के खुद के पास भी पूरे तथ्य हैं। सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है, आपकी बातों के अंदर भ्रम में नहीं आएगी जनता, देख लीजिएगा। चलिए मालू जी, खपत बढ़ी है, रेवेन्यू बढ़ा है। आप कह देंगे 1 साल का रेवेन्यू पूरा ही दे देंगे। आप इस बात को तो स्वीकार किया कि बॉन्ड जारी किए, सरकार ने छुपाया उस घाटे को,
और बांड जारी कर दिए। इस सरकार ने तो कोई ऐसा नहीं किया। तो आपके जो भी तो चुकाना है, वो आपका जो है 20,000 करोड़ रुपए वो चुका रही है सरकार, ये चुकाएगी अभी इन सालों में। और ये जो 1 साल का जो आप बता रहे हैं, तो खपत बढ़ी है, उसके अलावा जो विकास के काम हैं वो भी कई दुगनी रफ्तार से चले हैं। और जो टारगेट है ओरिएंटेड काम इस सरकार ने किया है, तो विकास का काम भी सबसे ज्यादा रेवेन्यू कैसे मिलता है? सबसे ज्यादा मिलता है पेट्रोल डीजल से सरकारों को, और वो रेवेन्यू 27% होता है मध्य प्रदेश में। 30-27 ये अब मिलने लगा, 34%। सबसे ज्यादा इससे नहीं मिलता था पहले। और ये रेवेन्यू आपने तो ये कहा था कि 5 रुपए डीजल, ये इस नाम से वोट लिए थे आपने, 5 रुपए आपने डीजल की में सब्सिडी 5 खत्म रुपए कर दी। लीटर कम करने का। चलिए अब आप लोग और इसी आप आरोप चाहते थे प्रत्यारोप के 2 बीच में रुपए आज की मैं ये बढ़ा डिबेट दिया यहीं आपने। समाप्त करूंगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि अब कोरोना कितना बड़ा हथियार बनेगा या कोरोना के मुद्दे को कौन सी पार्टी ज्यादा बेहतर तरीके से इनकैश करा पाएगी, इसके लिए चुनावों तक का इंतजार करिए। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।